पीएम मोदी से आज मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और त्रिपुरा के मुद्दे पर करेंगी चर्चा। विपक्ष को एकजुट करने में जुटी ममता बनर्जी। मोदी कैबिनेट में ने दी कृषि कानून को रद्द करने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। एमएसपी पर बात करने के लिए अड़े राकेश टिकैत। सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व को बताया था आईएसआईएस और बोको हरम। हिंदू संगठनों में प्रकाशन पर रोक लगाने की याचिका की थी दायर। जम्मू कश्मीर में 8 टनलों और 25 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर यातायात होगा सुगम। और लखनऊ में वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर। मौलाना कल्बी जवाद ने दर्ज कराई एफआईआर। इस्लाम को बदनाम करने का लगाया आरोप। इस्लामिक चरणपंथ के खिलाफ मुखर है रिजवी। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर देहरादून से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। आपको बताएं कि बैठक में कुल 30 मामले निकलकर सामने आए, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अब मुहर लगा दी। हालांकि मुख्य रूप से नई खेल नीति 2021 पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। दरअसल कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे, जिसमें नई खेल नीति 2021 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। होमस्टे योजना की नियमावली में संशोधन जो है वो किया गया है। केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस को एडॉप्ट किया गया है। कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त भी कर दिया गया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बिंदु थे जिन पर टिप्पणी की गई। टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी में भी कुछ प्राविधान किए गए हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस राज्य में आ सकें। इसके साथ साथ एक मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी भी लाई है, जिसमें करीबन 1700 करोड़ से ज़्यादा के यहाँ पर निवेशकों के यहाँ पर हम पे प्रस्ताव हैं, जिसके माध्यम 17,000 जिसके माध्यम 1700 करोड़ जिसके माध्यम से 7,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है, जिसके माध्यम से 17,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो इस सहित कुल 30 निर्णय माननीय कैबिनेट के द्वारा लिए गए और जो कि आने वाले समय में राज्य में निश्चित रूप से राज्य के विकास में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो वहीं एसडीआरएफ की पर्वतारोहण टीम को माउंट गंगोत्री प्रथम आरोहण करने पर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सम्मानित किया। एसडीआरएफ की इस पर्वतारोहण टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 सितंबर को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया था। हमारी 17 सदस्यीय दल ने गंगोत्री वन चोटी को फतेह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको 9 सितंबर को जो है फ्लैग ऑफ किया था और ये तो अक्टूबर में गए थे, किंतु उसके बाद वो जो नेवी वालों के साथ हादसा हुआ और फिर कुमाऊं वाला जो आपदा आई उसमें लग गए थे ये टीमें, इसलिए इनका फ्लैग इन आज हुआ है। तो इन सबको हमने 20,000 का नकद इनाम और मेडल्स देने के लिए प्रॉमिस किया है। और इसमें बड़ी बात यह कि पहली बार एक तो महिला टीम लीडर महिला दी थी, इंस्पेक्टर रैंक की, ठीक है, और दूसरा ये कि महिला ने सबमिट भी किया है। पहले वाले किसी उसमें कोई हमारी महिला पुलिसकर्मी ने जो है पूरी चोटी फतेह नहीं की थी। तो वहीं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी युवाओं को
रेफ्लोलॉजी चिकित्सा विधि का प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है, जिससे युवा अपना रोजगार कर सके और अतिथि देवो भव की भावना से जो तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं उनकी सेवा की जा सके। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की पैदल यात्रा के लिए काफी लोग आते हैं, इसलिए हमारे तीर्थ स्थानों पर पैदल यात्रा करने वालों को मैसेजिंग की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जो हमारे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ यात्रा पर पैदल यात्रा पर आते हैं, द्रोणागिरी पर्वत पे पैदल यात्रा करते हैं, गुरगम की पैदल यात्रा करते हैं, और भी जहां पर हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहां के लिए लोग पैदल चलते हैं और थक जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि सिंगापुर में हर 15वीं दुकान लोगों को, अभी तो बाहर से लोग आए हैं, बाकी स्थानीय लोगों को ट्रेन करके स्थानीय लोग ही इसका लाभ लेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 70 से अधिक लोग जो है हिस्सा लेंगे, और इसमें बेसिकली इट इज एक्चुअली मसाजिंग द एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो वहीं प्रबुद्ध जनों के बाद अब युवाओं ने एकत्रित होकर टनकपुर के जिला अध्यक्ष दीपचंद्र पाठक के कैंप कार्यालय पहुंचकर 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की मांग करने का आग्रह किया है, और साथ ही बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष को भी पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि दीपचंद्र पाठक एक तेज तर्रार युवा हैं, जिन्होंने हमेशा क्षेत्र के हर मुद्दे में मुखर होकर आवाज उठाई। नशा मुक्ति की मुहिम में भी उनके ही द्वारा जो है ये मुहिम चलाई गई, जिससे हर वर्ग के लोग अपने आप को विधायक जो है वो बनाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा से संगठन को मजबूत किया है। दीपचंद पाठक 2012 और 2017 में भी बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार रह चुके हैं, लेकिन पाठक समर्थक ये कहते हैं कि पहले उन्हें कम उम्र का मानते हुए टिकट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार युवाओं को बीजेपी पार्टी मैदान में उतारने के मूड में दिखाई दे रही है। ऐसे में 55 विधानसभा चंपावत से दीपचंद पाठक की टिकट की मांग दिन प्रतिदिन अब जोर पकड़ती हुई जा रही है। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं और उनका हृदय तल से सादर आभार व्यक्त करता हूं, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक जिलाध्यक्ष होने के नाते उनकी भावनाओं का कदर करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी टिकट की मांग की है, मैं उनका दिल से आभारी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और मुझसे अगर चुनाव लड़ने का आग्रह करेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मुझे अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अरे भाई, ये आदमी जो है योग्य आदमी है। हाँ, ये हमेशा लोगों की हेल्प करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनको मिल जाए टिकट तो अच्छी बात है। तो हम तो पूरी तरह से इनको समर्थन करते हैं। अब बिल्कुल मिलना चाहिए हमारे कार्य के अनुसार। तो इसमें ऐसा है कि अगर इनको टिकट मिल जाएगा, एक तो ये 100% अपनी सीट निकालेंगे। हाँ, और ये पहले से ही बचपन से हम इनको बताते हुए आए। तो वहीं खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने सभासद विमला बिष्ट के नेतृत्व में खटीमा तहसील पहुंचकर एसडीएम को जलभराव से निजात दिलाने की मांग की है। वार्ड वासियों ने एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा है। वार्ड वासियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में बरसात के समय सबसे ज्यादा जलभराव होता है। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में कई स्थानों पर अभी भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वार्ड वासियों और स्कूली बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि हम इस विषय के बारे में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। फिलहाल वार्ड वासियों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है। बरसात में जल भराव से जो समस्या पैदा हो रही थी, अभी तक वो पानी जो है भरा हुआ है रास्तों में। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे मिट्टी पड़ जाए। मिट्टी जो एसडीएम मैम कह रही है, मिट्टी तालाब से नहीं ना लेके हम जो खेतों से मिट्टी परमिशन दे देंगे आपको, आप 2-4 दिन में अपनी मिट्टी डलवा दें। सर, हमारे वार्ड में जो आदर्श कॉलोनी वार्ड 19 का सबसे ज़्यादा जल भराव वाला क्षेत्र है। अभी 22 मई के बाद अभी भी पानी भरा था। जब डीएम मैडम ने कहा और एसडीएम मैडम ने सिंचाई विभाग से पंप दिलवाए, तब जाके थोड़ा अभी चलने लायक रास्ता हुआ है। अदरवाइज वहाँ पर कोई चलने के लिए कोई
रास्ता ही नहीं। तो वहीं मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्याचार्य अमित जुगरान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नेपाल में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑल इंडिया चैंपियनशिप रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल में मसूरी पब्लिक स्कूल के 20 छात्र भाग लेने जा रहे हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 26 तारीख से लेकर 28 नवंबर को दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में आयोजित की जानी है। उन्होंने आगे कहा कि मसूरी पब्लिक स्कूल से 20 छात्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए चयनित किया जाना मसूरी और स्कूल के लिए एक गर्व की बात है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब खेलों में प्रतिभाग जो है छात्र कर रहे हैं, तो वह स्कूल और मसूरी के खिलाड़ी जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अब भाग ले रहे हैं, जिससे कि बच्चों का शारीरिक रूप से विकास भी हो पाएगा। उन्होंने कहा कि 2 साल के कोरोना काल में बच्चे मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहे, जिससे उनकी पढ़ने और लिखने की क्षमता में काफी कमी आ गई है। ऐसे में सभी स्कूल द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को पहले की तरह पढ़ने और लिखने की आदत डलवाई जाए। तो वहीं खेलों को लेकर भी छात्रों को जागरूक किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी एक बेहद जरूरी होता है, जिससे कि बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी विकास किया जा सके। जी हाँ, हमारे लिए, मसूरी के लिए, स्कूल के लिए और हम सभी के लिए आई थिंक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बच्चे 2 साल बाद, जबकि घरों में बैठे हुए थे, आज इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी और ये बाहर अपना भी नाम और हमारे स्टेट का नाम भी रोशन करेंगे। मसूरी काफ़ी प्रसिद्ध था एक टाइम पे स्केटिंग के लिए, और मसूरी पब्लिक स्कूल फिर से चाहता है कि ये प्रतिभा फिर से निखर के बाहर आए। तो आपको बताएं कि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां मसूरी पब्लिक स्कूल के जो छात्र हैं वो भाग लेने वाले हैं। 26 से 28 नवंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो चलने वाली है, और काठमांडू में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाना है। वहीं मसूरी में मौसम ने अचानक करवट लेकर मौसम का मिजाज बदल दिया है, जिससे मसूरी में ठंड का आगमन हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं गर्म कपड़ों की भी खरीदारी जो है ज्यादातर देखने को मिल रही है। मसूरी में चाय, दूध की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। स्थानीय निवासी अभिलाष ने बताया कि मसूरी में अचानक मौसम ने करवट बदल ली, जिससे ठंड महसूस होने लगी है। उनकी माने तो अगर इसी तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई तो दिसंबर के महीने तक मसूरी में बर्फ पड़ जाएगी। जिस हिसाब से आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, मौसम ने एकदम करवट बदल ली है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, और काफ़ी भीड़ भाड़ है वैसे मसूरी में, उसके साथ ठंडा ही बढ़ गया है और लोगों को मज़ा भी आ रहा है, ठंड का मज़ा ले रहे हैं सिनारी यहाँ पे घूमते। गर्म कपड़ों का बहुत सारा लेना पड़ेगा क्योंकि शाम के समय पाला भी पड़ने लग गया है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको बताएं कि मसूरी में जो मौसम है उसने मिजाज बदल लिया है। ठंड से बचने के लिए अब लोग गर्म कपड़े पहनने लग गए हैं और पर्यटक अब ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने में लगे हुए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटद्वार में इन दिनों सट्टे का कारोबार जो है जोर शोर से चल रहा है। इस कारोबार में खास करके युवा वर्ग अधिक बर्बाद होता जा रहा है। सट्टे के इस खेल को बढ़ावा देने के लिए स्टोरी ग्राहकों को मुफ्त में स्कीम देखने सट्टे नंबर वाले चार्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका गुणा भाग कर ग्राहक सट्टे की चपेट में बुरी तरह से फंस कर पैसा इस अवैध कारोबार में गंवा रहे हैं। नगर में बाजार के पास आम पड़ाव और अन्य कई जगह सट्टा खिलाया जा रहा है और वहां लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है। नगर में 1-2 नहीं बल्कि कई जगह खाईवाल लंबे समय से सट्टा संचालित कर रहे हैं। पुलिस और खाईवालों की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार नगर सहित आसपास के अंचल में पूरी तरह से अपने चरम पर आ गया है। इस बारे में जब अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सट्टे खिलाने वालों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
कार्रवाई की जा रही है। इस साल हम लोगों ने 5 अभियोग सट्टे में अब पंजीकृत किए, जिसमें हम लोगों ने जो है 12,000 के लगभग कैश भी बरामद किया और आगे भी इसमें लगातार कार्रवाई करी जा रही है। कल हमने एक टीम की गठित करी हुई है इसमें, जो कि लगातार इसमें अपने जाते रहते हैं, देखते रहते हैं और जैसे ही हमें सूचना मिलती है या कोई पकड़ में आता है तो हम तुरंत अभियोग पंजीकृत करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश पंत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरीके से सट्टे का कारोबार जो है देवभूमि उत्तराखंड में अब आने लगा है, युवाओं भी इसके चपेट में आ रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? जी, आपको बता दूं कि सट्टा वैसे तो पूरे भारत में सारे उसमें खेला जाता है, मगर मैं विशेषकर कोरबा की बात कर रहा हूँ। तो कोरबा में लगातार सट्टे का कारोबार बढ़ रहा है। यहाँ पे हर युवा हो, गरीब आदमी सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आता है, क्योंकि वो सोचता है कि 1 रुपए देकर 80 रुपए कमाए जा सकते हैं और वो रातों एक ही दिन में अमीर बनने की कोशिश में अपना घर भी बर्बाद कर रहा है, अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है। मगर पुलिस जिनका ये काम है इन सब इलीगल कामों को रोकने का, वो चुपचाप बैठी रहती है। तो आजकल सट्टा पूरे कोरबा में चल रहा है, एक जगह नहीं, बिल्कुल पूरे कोरबा के हर गली कूचे में आपको सटोरिया मिल जाएंगे जो लोगों को सट्टा खिलवाते हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, लेकिन युवाओं की अगर बात की जाए तो इस पर प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रहा है? कोट द्वार में आप बता रहे हैं कि लगातार ये जो सट्टे का कारोबार है फल फूल रहा है, तो इस पर प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रही है? राकेश, जो प्रशासन होता है वो कभी कभार जो अब आज ही हमने जब मनीषा जोशी जी है उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि 5 लोगों के खिलाफ आज से पहले जो कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं, मगर ये छोटी मछलियां होती हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़ी मछलियां हैं वो आज तक नहीं पकड़ी जाती है। उनका कारोबार आज भी चलता है, मगर पुलिस प्रशासन केवल छोटी मछलियों को पकड़ता है और जो बड़े बड़े हम खिलाड़ी हैं उनको छोड़ देता है। बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताएं कि कोट द्वार जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहां जोर शोर से सट्टे का अब कारोबार फल फूल रहा है। उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अगर उत्तराखंड के अंदर की बात की जाए तो उत्तराखंड के कोट द्वार में ही ये सट्टे का कारोबार चल रहा है। गली मोहल्ले हर जगह लोग सट्टे की चपेट में आ रहे हैं और खास करके युवा वर्ग जो है वो लगातार इस सट्टे के चपेट में आ रहा है और बाजारों में भी अब सट्टा खेला जा रहा है। जल्द ही ये उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। रुड़की में एक विवाहिता और उसके बच्चों को न्यायालय के आदेश पर एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी उसकी ससुराल छोड़ने पहुंच गए थे, लेकिन ससुराल वाले गेट नहीं खोला, जिसके चलते विवाहिता अपने छोटे बच्चों के साथ ससुरालियों के गेट के बाहर घंटों तक बैठी रही। तो वहीं अधिकारी और पुलिसकर्मी भी महिला के साथ वहां पर मौजूद रहे। आपको ये बताएं कि अकबरपुर कॉलोनी के निवासी महेंद्र सिंह ने अपनी बेटी रूपा की शादी दिसंबर 2018 को रुड़की के सुमित के साथ की थी। आरोप है कि शादी के करीब 6 महीने बाद विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद रिश्तेदारों में बैठकर आपस में कई बार सुलह भी कराई गई, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बन पाई। ससुराल वालों का विवाहिता के प्रति व्यवहार नहीं बदला और उसके साथ मारपीट की जाती थी। इस बात से परेशान होकर विवाहिता को उसके मायके वाले वापस अपने गांव ले गए थे। न्यायालय ने 11 अक्टूबर को विवाहिता को ससुराल में रहने की इजाजत दे दी। न्यायालय के निर्देश पर पुलिसकर्मी विवाहिता और उसके बच्चे को लेकर उसके ससुराल पहुंचे, लेकिन ससुराल वालों ने गेट तक नहीं खोला। कॉलेज से हूँ। मेरी यहाँ पर शादी हुई है डिफरेंस कॉलोनी में। मेरी 2018 में शादी हुई थी और मेरी बच्ची 2019 में बच्ची हुई है अक्टूबर में। और ये लोग मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते, दहेज की मांग कर रहे हैं, 7 सीटर गाड़ी मांग रहे हैं मेरे पे। कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे 1 बजे से मैं यहीं हूँ, ये लोग मुझे अंदर ले नहीं रहे हैं। मेरे पति का और मेरी जेठानी का अफेयर है, इसलिए मुझे ये लोग रखना नहीं चाहते और दहेज मांग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सीटर गाड़ी मांग रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि मैंने 18 दिसंबर को यहाँ पर ये डिफेंस कॉलोनी के अंदर उस लड़का देखकर और उसकी शादी यहाँ कर दी थी और शादी हमने गांव में की थी। बड़ी उसके साथ में दान दहेज भी जो इन लोगों ने कहा था वो दिया था। और इसके पश्चात इन लोगों ने जिस टाइम ये लड़की उस टाइम रही तो बड़ा इन लोगों ने एक इनोवा गाड़ी थी वो इन लोगों ने पहले बेच दी और उसके बेचने के बाद में फिर ये लोग और भी कुछ मांग करने लगे।
तो आपको बताएं कि रुड़की में एक विवाहिता और उसके बच्चे को न्यायालय के आदेश पर एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी उसके ससुराल छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन ससुराल वाले गेट तक नहीं खोलने पहुंचे, जिसके चलते विवाहिता अपने छोटे बच्चे के साथ ससुराल में गेट के बाहर ही घंटों तक बैठी रही। तो वहीं अधिकारी और पुलिसकर्मी भी महिला के साथ मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुड़की से हमारे संवाददाता संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यायालय के आदेश के बाद भी विवाहिता को ससुराल के अंदर जाने नहीं दिया, गेट पर ही रोक दिया गया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला रुड़की क्षेत्र का है। एक विवाहिता अपने छोटे बच्चे को लेकर पुलिस के कोर्ट के आदेश को लेकर रुड़की पहुंची और साथ साथ पुलिस भी मौजूद थी और जो ससुराल वाले हैं, ससुराल वालों के जो दरवाजे पे पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल वालों ने अंदर से गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया। हालांकि पुलिस ने भी बार बार ताला और गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज बाहर नहीं आई, जिसको लेकर पुलिस और जो विवाहिता है वो लौट गई वापस और साथ साथ उसने मीडिया को पूरे मामले से अवगत करा। हालांकि इसका साफ तौर से कहना है कि हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में दोबारा से जो कहीं ना कहीं जो इनकी जो कोर्ट की ओर से जो नोटिस भी भेजा जाएगा, साथ साथ कुर्की के आदेश भी कराएंगे। हालांकि ये इस तरह के मामले जो रुड़की में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं विवाहिता को जो इस तरह से ससुराल वाले दहेज के उत्पीड़न से परेशान करते हैं। हालांकि जो हमने जब जानना चाहा पुलिसकर्मियों से कि आखिरकार जो विवाहिता है, विवाहिता जो पहले थाने गई थी, थाने के बाद थाने में उसने मुकदमा दर्ज करा था, उसके बाद न्यायालय पहुंची थी। न्यायालय में भी न्यायालय ने आदेश किया था कि विवाहिता को जो घर में पुलिस खुद छोड़ के आएगी, लेकिन पुलिस मौजूद थी, पुलिस लेके आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो ससुराल वाले इतने दबंग है कि उन्होंने अंदर से ताला लगा दिया और जो गेट नहीं खोला, जिससे विवाहिता बेरंग लौट गई। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या महिला का पति महिला के साथ है? क्या आपने महिला से बातचीत की? विवाहिता घंटों गेट के बाहर बैठी रही, क्या आपके उनके परिवार वाले या फिर महिला से या किसी से बात हो पाई? संदीप जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जब हमने महिला से बात करना चाहा तो महिला का साफ तौर से कहना है कि जो ससुराल वाले दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं। हालांकि 2018 में शादी हुई थी, उन्होंने अपनी उम्मीद से ज्यादा दहेज भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए की गाड़ी की मांग की जा रही, जो विवाहिता द्वारा बताया गया है। हालांकि जब विवाहिता से के जो पति हैं उनसे हमने संपर्क करना चाहता हूँ, वो लोग कोई भी मौजूद नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने भी कोशिश करी कि उनसे संपर्क हो, लेकिन कहीं ना कहीं गेट जो मेन गेट है, मेन गेट भी खोला गया और विवाहिता को बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि मीडिया मौके पर पहुंची थी, मीडिया ने कवरेज की है, हालांकि मीडिया को उसने अपना पीड़ा बताई है और साथ साथ ये भी कहा है कि मैं मेरी छोटी बच्ची है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँ। हालांकि जो दहेज के लिए मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है, मेरे जो पापा है उन्होंने दहेज जो जितनी उसकी अक्षमता थी उससे ज्यादा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दहेज के लालची हैं और इसलिए मेरा जो उत्पीड़न किया गया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, जिससे मैंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश से ही मुझे पुलिस लेके इनके घर पे पहुंची थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की भी जो नहीं चल पाई, क्योंकि अंदर से गेट नहीं खोला गया। इसको लेकर महिला जो अपने मायके दोबारा लौट गई। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बेहद ही शर्मनाक हो जाता है जब रुड़की में और ऐसे हमारे देश में ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। एक महिला को अपने ससुराल में गेट के बाहर घंटों बैठा रहना पड़ता है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दहेज की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जल्द ये उम्मीद की जाएगी कि जल्द ही इस मामले में जो न्यायालय है कोई एक अच्छा ओपिनियन अपना सामने रखे। तो चले बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित 56वें डीजीपी और आईजी कॉन्टैक्ट से प्रतिभाग कर लौटे। उत्तराखंड पुलिस के महानिर्देशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः पुलिसिंग से संबंधित 24 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर उसमें बेहतर सुधार लाने के दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस विषय पर पुलिस महानिर्देशक ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश की जानकारी भी दी। और इस मीटिंग के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने पीएम मोदी के कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित निर्देश जैसे आंतरिक सुरक्षा, ड्रग्स, साइबर क्राइम जैसे तमाम चुनौतियों से निपटने के साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी और मुख्यतः स्मार्ट कोचिंग पर हर वर्ष रिव्यू करके बेहतर सुधार लाने पर जोर भी दिया है। जो
देखिए हमारा छोटा स्टेट है, संसाधन कम है, मोबिलिटी वगैरह मॉडर्नाइजेशन वगैरह पे जितना बड़ी फोर्सेज पे जैसे आप देखेंगे कि यूपी पुलिस पे 3000 गाड़ियाँ मिल गई हैं उनको डायल 112 के लिए, वो थोड़ा उस तरह से हम कुछ पैरामीटर्स में कम हैं। परंतु जैसे एक्सेसिबिलिटी देखिए आप, लोगों की पहुँच वहाँ पे हम 6 नंबर पे हैं, तो ज़रूर हमारा और बेटर होगा, इसको और बेहतर करेंगे। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नशा तस्कर को स्मैक की खेप के साथ अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि भगवानपुर पुलिस ने एक तस्कर को 260 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। रुड़की एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने खुलासा करते हुए बताया कि भगवानपुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मंगलवार की रात प्राथमिक अस्पताल के पास एक आरोपी स्मैक की खेप बेचने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बताते चले कि आरोपित पर पहले भी एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ये भगवानपुर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध जो जनपद हरिद्वार पुलिस और माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन में लगातार जो कार्य कर रही है, उस परिप्रेक्ष्य में कल भगवानपुर थाना पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की से करीब 260 ग्राम स्मैक की प्राप्ति हुई है। पहले भी ये लगातार इस तरीके की उसमें इसकी सूचना हमें मिल रही थी, पुलिस इस पर लगातार लगी हुई थी। कल एक भारी खेप के साथ इसको पकड़ा गया है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुरक्षा न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।